हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, विजय माल्या। और विजय माल्या दोबारा से बहुत ज्यादा न्यूज में आने लग गए हैं। एक पॉडकास्ट हुआ अभी रिसेंटली जहां विजय माल्या ने राज शमानी के पॉडकास्ट में आकर कुछ बातों को रिवील किया। ऐसी बातें जो इंडियन मासेस के बीच में थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड है और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ऑफ डाउट को क्रिएट करती हैं कि क्या सच में विजय माल्या विक्टिम है या फिर एक्चुअली में ही इज अ थीफ। हमें कमेंट्स में भी आप अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। पहले आप इस पूरी वीडियो को देखिए। इस पूरी वीडियो के अंदर जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उसके बारे में हमने बात करी है और उसके बाद आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका इसके ऊपर क्या टेक है, आपको क्या लगता है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है और वो अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आप 2026 में या 2027 में अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एक इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एक बैच को अटेंड करें, सो वी आर कमिंग अप विद प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच जो शुरू हो रहा है 16 जून 2025 से, जिसमें आपकी तीनों स्टेजेस प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जहां पर आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा। 18 मंथ्स का पूरा वैलिडिटी है कोर्स का, अलॉन्ग विद रिविजन, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, सेक्शनल एंड योर रेगुलर टेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में ही अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे मेंटरशिप के साथ साथ हम लोग पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं और वीकली बेसिस पे यहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन को भी कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन उन सब चीजों के लिए आपको इस बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा और आप इस बैच की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से ले सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर अंडर दी हैंडल कृति एनालिसिस, जहां से आपको और फर्दर डिटेल्स कोर्स के बारे में, आपके करिकुलम के बारे में पता चलती रहेगी। लेकिन अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक क्या है कि विजय माल्या, जिनको फ्यूजिटिव ऑफेंडर बोला गया है भारत के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, अब वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि जो मैंने एक्चुअली में लोन लिया था सरकार से, वो लोन मैं वापस कर चुका हूं। और मुझे जो ये टाइटल बार बार उस पॉडकास्ट में उन्होंने बार बार ये बात कही कि भाई मुझे इंडिया के अंदर चोर बुलाया गया है, आप मुझे फ्यूजिटिव बुलाइए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, भगोड़ा बुलाइए क्योंकि मुझे भागना पड़ा, बट आप मुझे चोर मत बुलाइए, ऐसा विजय माल्या का कहना है। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने रिवील करी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव नहीं देख रहे, हमें दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखना है। हम पूरा उनका बैकग्राउंड भी देखेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंटरवेंशन हो हम उसको भी मॉनिटर करेंगे। काफी कुछ यहाँ पर हम लोग जानेंगे। स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। चलिए, तो पहली बात तो पहले हम ये समझते हैं कि जो लोग नहीं जानते कि विजय माल्या है कौन और ये इंसान क्या, ये केस है क्या, पूरा मैटर है, उसके बारे में देखते हैं। ही वाज अ बिजनेस पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर और राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर भी रह चुके हैं। बिजनेस की बात करें तो सिर्फ एक बिजनेस नहीं था इनका, मल्टीपल बिजनेस थे। इनकी फैमिली लेगेसी है, इनके फादर जो थे वो ऑलरेडी बिजनेसमैन थे जिन्होंने बिजनेसेस की शुरुआत करी थी, एंड स्पेसिफिकली द यूनाइटेड ब्यूरीज ग्रुप, यूबीआई। यूबी ग्रुप को उन्होंने स्टार्ट किया था। इस यूबी ग्रुप के अंदर बेसिकली किंगफिशर के नाम से विजय माल्या के आने के बाद ही उन्होंने एक ब्रांड यहाँ पर रिफर्बिश करके मार्केट में लेकर आना शुरू करा, दैट वाज किंगफिशर, जिसका मेंशन उन्होंने अपने पॉडकास्ट के अंदर भी करा है, दैट आई हैव क्रिएटेड दैट ब्रांड। उसको किस तरीके से पॉपुलराइज करा गया, उसी ब्रांड के नाम से इन्होंने एक एयरलाइंस को भी स्टार्ट किया जिसको 2005 से स्टार्ट किया गया था, विच इज अनडाउटेबली अगर आप उसके बारे में देखेंगे एक तरीके के 2005 में वो लग्जरी एयरलाइंस का फॉर्म था, जिसमें वो एक्चुअली में जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे थे वो सर्विसेज शायद आज भी इंडिया में जो एयरलाइंस है वो उतनी कॉम्पिटेंसी पे नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है। 2012 तक आते आते फाइनेंशियल सेटबैक्स की वजह से ये एयरलाइंस डूब जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2008 में 9 में जब क्राइसिस आए थे, दैट ह्यूज क्राइसिस की वजह से यहाँ पर 2012 तक आते आते भी ये एयरलाइंस कंप्लीटली कोलैप्स हो जाती है, जिसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे कि ऐसा हुआ और उन्होंने भी क्या अपनी तरफ से कोशिश करी थी प्रीवियसली। इसके अलावा वो वन फॉर्मूला वन टीम के अंदर भी इन्वॉल्व थे, रॉयल चैलेंजर्स बंगाल
आरसीबी, अब ये तो आप जानते ही होंगे, अभी आईपीएल के अंदर आरसीबी ने जीता भी है मैच, है ना, तो इसका तो नाम आप डेफिनेटली जानते होंगे। यहां पर भी इनके स्टेक्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। तो जब ये सारी बातें उठी, माल्या के ऊपर ये सारे एलिगेशंस आए, तो बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पर आके ट्वीट करा, जिसमें एक इंसान के बारे में हम लोग देख रहे हैं, दैट इज हर्ष गोयनका। उन्होंने बात बोला दैट ही हैज लिव्ड अ हाई लाइफ एंड यस डिफॉल्टेड, यस ये बात सच है, उनके सपोर्ट में आए हैं। एंड उन्होंने बोला कि अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर पीपल जिन्होंने 9,000 करोड़ रुपए का ड्यू लिया था, उन्होंने अब उसको सेटल कर दिया है। ये उन डिफॉल्टर्स की तरह नहीं है जो भाग गए हैं और सरकार ने कोई इंटरवेंशन नहीं करा, या फिर जो ट्रीटमेंट है वो बाकी डिफॉल्टर्स के साथ बहुत लीनियंट है और विजय माल्या के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है। इन्हीं के स्टेटमेंट के बाद विजय माल्या ने भी ट्वीट करके इनको बोला कि थैंक्स हर्ष कि आपने मुझे इस चीज पे सपोर्ट किया है। बट मामला और क्या है, जरा हम लोग उसको और बारीकी से देखते हैं। देखिए, जब हम लोग किंगफिशर एयरलाइंस की कंट्रोवर्सी, क्योंकि सारी जो बात है वो ब्यूरीज ग्रुप से स्टार्ट नहीं हुई, बाकी बिजनेसेस से स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने कितने बिजनेस को ऑक्यूपाई भी करा था वहां पे, उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म पे बर्जर पेंट को भी ऑक्यूपाई करा, लेकिन सारी जो बात है, जो लॉसेस की बात है, वो शुरुआत एयरलाइन से ही हुई। कि यहाँ पे एयरलाइंस के ऑपरेशंस के स्टार्ट होने के बाद ये ग्रुप जो है वो किस तरीके से 2008 और 9 के बाद धीरे धीरे करके डिटोरिएट होने लग गया। तो एक बार उसे देखते हैं। 2005 में प्रीमियम एयर ट्रैवल स्टार्ट किया गया, 2012 तक ये कंप्लीटली डाउनफॉल पे आ चुका था। ये कहा जा रहा है कि जिस समय 2008-9 के बाद जब किंगफिशर एयरलाइंस ये चाहती थी कि वो बहुत सारे लोगों को ले ऑफ करे, और ये बात लेकर जब उस समय के फिनांस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी के पास गए, तो प्रणब मुखर्जी ने उन्हें कहा कि अभी आपको ले ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ले ऑफ करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा, जो सरकार के लिए, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। आप इसकी बजाय बैंक से लोन लीजिए एंड बैंक्स आर गोइंग टू सपोर्ट यू। इनिशियली विजय माल्या ऑल्सो शोड द रेजिस्टेंस, बट लेटली ही अग्रीड with Pranab Mukherjee, और उनको यहाँ पर 17 इंडियन बैंक्स, द मेजर बैंक इज द एसबीआई, अभी हम लोग आपको बताएंगे कि कौन से बैंक से कितना पैसा भी लिया गया है। सो एसबीआई के थ्रू उन्होंने मेजरली स्टेक्स जो थे वो यहाँ से एक्वायर करे, और यहाँ पर उसके सबऑर्डिनेट जो बाकी बैंक्स थे उन्होंने भी उनको 17 इंडियन बैंक्स है जिन्होंने इनको पैसा दिया। लोन डिफॉल्ट का अमाउंट बना 9,000 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए इन बैंक्स के थ्रू इन्होंने यहाँ पर लिया। लेकिन ये पैसा जिस जगह पे यूटिलाइजेशन होना चाहिए था वो पैसा वहां नहीं लगा। ये कहा गया, ये एलिगेशंस है कि देयर वाज अ पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कंपनी के फंड्स का इस्तेमाल किया गया था। कई रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट है जो विजय माल्या ने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी इस्तेमाल किया था। सो अगर लीगल एलिगेशंस हम लोग देखें विजय माल्या के अगेंस्ट, उसमें सबसे पहला एलिगेशन यही लगाया गया था कि ही इज अ लोन डिफॉल्टर और फाइनेंशियल मिसकंडक्ट हुआ है। बहुत बड़ी अमाउंट में लार्ज लोन्स इन्होंने बैंक से सिक्योर तो कर लिए हैं विदाउट कोलेटरल, कुछ भी चीज बिना गिरवी रखाए। भाई अगर वो मेंबर है, फॉर्मर मेंबर है राज्यसभा के, तो यहाँ पर उनसे उस हक से कुछ भी कोलेटरल के रूप में नहीं रखवाना तो एक तरीके से सही बात नहीं है, क्योंकि भाई जो पैसा बैंक के पास से किसी भी बिजनेस ओनर को दिया जा रहा है वो अल्टीमेटली तो टैक्स पेयर का ही पैसा है। वो कहाँ से आ रहा है? टैक्स पेयर का पैसा है। तो यहाँ पे बिना कोलेटरल के कहा जा रहा है कि ये लोन्स जो थे वो दिए गए थे गवर्नमेंट ओन बैंक्स के द्वारा, और ये जो पैसा है सिग्निफिकेंट पोर्शन उन्होंने अब्रॉड में ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई का और ईडी का ये भी मानना है कि जो ये लोन्स है उनको मिस रिप्रेजेंट करा गया और उनका मिसयूज भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में किया गया था। एडिशनली यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसके बाद एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर का बिल जो था, एक्ट जो था, उसको भी पास किया 2018 के अंदर। बट ये केस तो बात का है क्योंकि 2016 में तो विजय माल्या इंडिया से फ्लाई ऑफ कर चुके थे एंड ही वेंट टू लंदन। तो 2018 में यहाँ पे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर ऑफिशियली डिक्लेयर करा गया। इंडिया अर्लीस्ट नेशंस में आता है जिसने यहाँ पे एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन के ऊपर एलिगेशंस लगाए और केस को रिजॉल्व करने की कोशिश भी करी। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 से 2022 के बीच में यहाँ पर कंटेम्प्ट केस भी लगाया, क्योंकि कहा गया कि माल्या ने $14 मिलियन अपने बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर करे उस समय पे जब उनके पास केस चल रहा था, और ये कहा गया था कि आप किसी भी तरीके का अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर अकाउंट नहीं कर सकते। उस दौरान उन्होंने यहाँ पे
पैसे का भी ट्रांसफर किया, विच इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि कोर्ट ने आपको कोई डायरेक्शंस दिए और उनका डायरेक्शंस को अगर नहीं माना जा रहा है, वो आपने कोर्ट की बात का उल्लंघन किया है। यहाँ पे साथ ही साथ एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो 2020 में कोर्ट ने अग्री करा, यूके के कोर्ट्स ने, कि ठीक है, वी अग्री टू द एक्स्ट्राडाइट विजय माल्या टू इंडिया। हाउएवर, माल्या ने मल्टीपल लीगल मैकेनिज्म्स के थ्रू इस एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस को, इस असाइलम रिक्वेस्ट को पोस्टपोन करवाते गए। 2025 में यूके के हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी ये फाइनल अपील और कहा कि एक्स्ट्राडिशन रिमेन्स अनएग्जीक्यूटेड। और एलिगेशन में देखिए तो बैंक करप्सी रूलिंग उनकी यूके में भी रही है। यूके के कोर्ट ने माल्या को बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया था। अप्रैल 2025 में फाइनल अपील जो थी वो ली गई थी, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। एंड बैंक्स ने क्लेम करा कि भाई ओवरसीज प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं विजय माल्या की, उसको सीज कर दिया जाएगा यहाँ पे। लेकिन इन सब बातों के बीच में जब ये सारी बातें आ रही हैं सामने कि भाई बैंक्स ने ये स्टेप लिए, गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिए, विजय माल्या का यहाँ पे अपना क्या स्टैंड है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई मैंने जो रिसेंटली अभी जो पॉडकास्ट हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने ये बात बोली दैट आई एम नॉट अ चोर, यू कैन कॉल मी फ्यूजिटिव, आप मुझे फ्यूजिटिव कह सकते हैं, बट आई एम नॉट अ चोर। उनका ये मानना है कि भारत के अंदर मीडिया बहुत जल्दी एक नैरेटिव को बिल्ड करती है और इंडियन मासेस के दिमाग में भी वो नैरेटिव बहुत क्लियरली बिल्ड हो जाता है जब किसी चीज को मीडिया हाउसेस के थ्रू बहुत ज्यादा दिखाया जाता है या उसको सर्कुलेट किया जाता है। सो एक्नॉलेजेस कि हाँ, किंगफिशर एयरलाइंस में लॉसेस हुए, किंगफिशर एयरलाइंस ने बहुत ह्यूज लॉसेस को सफर भी किया है, और उन्होंने कहा कि यस यू कैन कॉल मी फ्यूजिटिव बट आई एम नॉट अ चोर। उन्होंने कहा कि लॉसेस मैं मानता हूं कि सफर हुए हैं, मैंने लोन्स लिए हैं, बट मैं फ्यूजिटिव हूँ, वो स्थिति ऐसी थी, लेकिन मैं एक्चुअली में चोर नहीं हूँ, ये विजय माल्या का कहना है। इसकी वजह से इंडियन मासेस भी कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि भाई इस इंसान को हम समझे क्या, ये एक्चुअली में अपने आप को विक्टिम कार्ड की तरह प्ले कर रहा है, ये एक्चुअली में ये थीफ है जिसने इतने लोगों का पैसा चुरा कर या लेकर चला गया। उनका ये बोलना है कि मैंने लोन रीपे कर दिया, जो बात सच है। उन्होंने अब इसके बाद ये चीज को भी वहां दिखाया, रिवील करा कि भाई जो मेरे पास अमाउंट थी, जिस अमाउंट पे मेरे पे क्लेम किया गया था कि मैंने इतना पैसा लिया, उससे कई गुना ज्यादा 14,100 करोड़ वो वापस कर चुके हैं, ऐसा उनका कहना है। तो उन्होंने बोला है कि हाँ, एसेट्स इंडियन अथॉरिटीज ने सीज कर लिए हैं, मैंने ओरिजिनल लोन अमाउंट से कहीं गुना ज्यादा पैसा जो है वो दे दिया है। साथ ही साथ पॉलिटिकल टारगेटिंग और प्रेशर को भी उन्होंने क्लेम करा। उन्होंने बोला कि अनफेयरली मुझे टारगेट किया गया है। किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने के बाद गवर्नमेंट का एक्सेसिव इंटरफेरेंस रहा है, हाई टैक्स बर्डन्स रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे पर्टिकुलरली टारगेट किया गया। विजय माल्या ने भी कहा दैट आई वाज बीइंग यूज्ड एज अ स्केपगोट, मतलब कि जिस समय मैं प्रणब मुखर्जी के पास गया था ये कहने के लिए कि आई हैव टू ले ऑफ, मुझे लोगों को निकालना पड़ेगा, द एयरलाइंस डजंट हैव सो मच अमाउंट ऑफ फंड्स कि वो इतने लोगों को रिटेन कर पाए। तो उनका कहना है कि उसी समय प्रणब मुखर्जी ने कहा कि नहीं, आप बैंक का सपोर्ट लीजिए, फाइनेंशियल बैंकिंग का सपोर्ट लीजिए, वहां से लोन्स लीजिए, लेकिन इस समय ले ऑफ्स मत करिए। तो ही सेड दैट आई वाज बीइंग यूज्ड एज अ स्केपगोट। उन्होंने ये भी कहा है, जब उनसे बोला गया कि क्या आप वापस इंडिया आएंगे, तो ही क्लेम्ड कि यस आई एम ओपन टू कम टू इंडिया, बट अगर मुझे अश्योरेंस दी जाती है कि मेरा एक इम्पार्शियल ट्रायल होगा और साथ ही साथ मुझे एक रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बहरहाल इंडियन कोर्ट्स ने ये बात बोली है कि भाई हम लोग यहाँ पर ये बात क्लियरली कह चुके हैं कि अगर असाइलम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो, या फिर वो इंडिया वापस आते हैं, तो उनके साथ एक इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ही किया जाएगा और उनको फेयर ट्रायल ही दिया जाएगा। बट ही एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम द कोर्ट्स एज वेल। सो लास्ट ईयर इस बात के बारे में भी अगर हम लोग देखें, सो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने इस बात को कहा है कि वी हैव रिकवर्ड 14,000 करोड़ रुपीस बाय सेलिंग माल्याज एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द अमाउंट ऑफ वेरियस बैंक्स। इतना पैसा हम लोग उनसे रिकवर कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग बात कि किस बैंक से कितना पैसा यहाँ पर माल्या के द्वारा लिया गया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाज द एसबीआई, जिसने सबसे बड़ा कंसोर्टियम में पैसा दिया था। देन द अदर बैंक्स लाइक पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई एंड द अदर बैंक्स कंबाइन जो मिलकर 5,000 करोड़ रुपए देते हैं। सो टोटल जो एक्सपोजर, टोटल जो बैंक ने पैसा दिया है एक्चुअली में, दैट इज 9,000 करोड़ रुपीज। और अब माल्या का ये भी बोलना है कि मैंने उससे काफी ज्यादा पैसा 14,000 करोड़ रुपीस जो है वो वापस कर दिए हैं। सो डेट टू इंडियन बैंक्स के रिस्पेक्ट में उनका क्या कहना है? माल्या हैज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो 9,000 करोड़ रुपए की थी 2016 के अंदर, और उसके बाद वो पैसा उन्होंने
वापस कर दिया ईडी के क्लेम के बाद। ये बात भी हमारे सामने आ चुकी है। 14,000 करोड़ रुपीस रीपे हो चुका है। अगर हम भारत के अंदर लीगल प्रोसीडिंग्स के नेचर को समझे तो वो भी एक बार हमारे लिए जानना जरूरी है। माल्या मेंटेन करते कि दैट ही इज नॉट गिल्टी एंड ही पोर्ट्रेज हिमसेल्फ मोर एज अ टारगेट दैन अ ऑफेंडर। इस पॉडकास्ट को अगर आप सुनेंगे, बिकॉज 4 घंटे का पॉडकास्ट है, आपने कितने व्यूअर्स ने देखा होगा हम नहीं जानते हैं, तो अगर आपने देखा है तो आप उसकी निटिग्रिटीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बट अगर नहीं भी देखा है तो आप इस बात को समझिए कि हाँ, पूरे पॉडकास्ट के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने ये बातों को बार बार कहा है। एंड ही इज बीइंग ट्राइंग टू टेल दिस थिंग दैट कि मैं बहुत ही क्लीन चिट के साथ, साफ सुथरी नीच के साथ बाहर आ रहा हूँ एंड मैं एक टारगेटेड ऑफेंडर की तरह मुझे बेसिकली यहाँ पे टारगेट किया गया है। सो इट्स गो बियॉन्ड द अनपेड डेट्स। उनका मानना है कि मेरे साथ कुछ ट्रीटमेंट जो है वो सही नहीं हुआ है। अथॉरिटीज हैव चार्ज्ड हिम विद मल्टीपल ऑफेंसेस। बहुत सिर्फ पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ डेट की बात नहीं है, बहुत सारे और भी ऐसे चार्जेस हैं जो उन पे लगाए गए थे, जैसे फ्रॉड का चार्ज, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज, ये भी उन पे लगाया, विच इज अ डीपर लेवल ऑफ द क्राइम्स विच हैव बीन इम्पोज्ड। पैरेलली अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस करी जा रही है। सेवरल बैंक्स ऑफिशियल्स को भी इन्वेस्टिगेट किया गया कि बिना कोलेटरल लिए आपने किसी इंसान को इतना बड़ा लोन ग्रांट कैसे कर दिया। और किंगफिशर एयरलाइंस को इतना बड़ा लोन अगर ग्रांट करा गया है तो डेफिनेटली इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में किसी तरीके की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है जिनमें काम किया गया है। सो ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंस देखिए, अब इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक नहीं, उसके बाद भी हम देखते हैं मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ऐसे बहुत सारे केसेस है जो सामने आए हैं। ये कोई लौता केस नहीं था विजय माल्या का, हाँ बहुत बड़ा केस था जो सबसे पहले सामने आया, पर इसके बाद और भी केसेस सामने। इसका एक ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंस है जो इंडिया के ऊपर, इंडिया की इकोनॉमी पे भी पड़ता है और उसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहला लीगल और रेगुलेटरी चेंजेस। इसकी वजह से स्क्रूटनी होने लग गई है बैंक लोन प्रोसीजर्स के अंदर बहुत ही इन डेप्थ में। टाइटर गाइडलाइंस बना दी गई हैं बैंक्स को लोन प्रोवाइड करने में, कॉर्पोरेट्स को लोन देने के लिए, उनकी ऑडिटिंग प्रोसेस के लिए, एक्सटर्नल ओवरसाइट में। अब इस केस के बाद और ऐसे और भी जो केसेस फर्दर हुए, उन सब के बाद ये चीज हो गई कि भाई यहाँ पर इन केसेस के थ्रू हमें स्क्रूटनी प्रोसेस को और ज्यादा टाइटन अप करना पड़ेगा, जिससे ऐसे और लॉसेस दोबारा सरकार बेयर ना करे और टैक्स पेयर का पैसा ऐसा बर्बाद ना हो। साथ ही साथ 2018 में FEO फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट जो था उसे भी इंट्रोड्यूस किया गया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ऐसे केसेस के बाद यहाँ पर उनके डोमेस्टिक और ओवरसीज एसेट्स को कॉन्फिस्केट कर दिया जाता है, और इसलिए करा जाता है जिससे एटलीस्ट वो चीज रिटेन हो सके और सरकार अपना पैसा एटलीस्ट उनके एसेट्स को बेच कर निकाल सके। बैंकिंग ओवरसाइट, RBI और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पर बहुत सारे मेजर्स लिए, जैसे एसेट इवैल्यूएशन को इंप्रूव करना, ओवरसाइट ऑफ पब्लिक सेक्टर, बैंक बोर्ड ब्यूरो को फॉर्म किया गया, डिटेंशन, इंप्रूव द डिटेंशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो NPAs हैं उनको बेटर और रेगुलेट करने के ऊपर काम करा गया। मल्टीपल थिंग्स हैव बीन डन आफ्टर दैट। सो यहाँ पर ये स्टैंड आता है, ये क्वेश्चन आता है कि डिड माल्या कमिट द थेफ्ट। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग, बहुत सारे भारतीय हैं जिनके दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है दैट इज इट ट्रू दैट इज ही अ कल्प्रेट और ही इज नॉट अ कल्प्रेट। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले ये भी आता है कि डिड माल्या कमिट थेफ्ट। सो स्टेट्स दैट जो लोग उसके सपोर्ट में हैं, उनके सपोर्ट में है, वो ये कहते हैं कि ही रीपेड द लोन, उन्होंने लोन वापस कर दिया एंड कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ स्केपगोट। लेकिन जो अगेंस्ट है वो कहते हैं कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो इंडिकेट करते हैं कि फ्रॉड दिया है, लोन डिफॉल्टर है और मिसयूज किया है फंड्स का। नेक्स्ट, काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन है, वॉज ही रॉन्गली सिंगल्ड आउट, उनके ऊपर किसी तरीके से कोई दबाव बनाया गया था, जो उनके फेवर में बोलते हैं बिलीव दैट पॉलिटिशियंस टारगेट हिम टू मेक एन एग्जाम्पल, स्केपगोट का जो बात बोल रहे हैं। बट जो उनके अगेंस्ट है वो कह रहे हैं कि लीगल प्रोसीजर्स वर फॉलोड एंड ही हैड अ प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंट। इतनी तो बैकिंग है, इतने तो इन्फ्लुएंशियल थे, तो ऐसा नहीं है कि वो स्केपगोट थे। क्या उनको एडवाइस करने वाले उनके बिजनेस में कोई नहीं था? क्या उनके पास ऐसे लोग नहीं थे जो उन्हें बता सके दैट यू आर बीइंग टारगेटेड? नेक्स्ट, कुछ लोग ये भी पूछना चाह रहे हैं कि शुड ही कम बैक टू इंडिया। तो जो उनके सपोर्टर्स में वो कह रहे हैं यस डेफिनेटली फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, बट जो ऑपोजिशन व्यू में वो कह रहे हैं इंडियन जुडिशरी हैज अश्योर्ड हिम ऑफ द फ्री एंड फेयर लीगल प्रोसीडिंग्स, तो इंडिया आना चाहिए और उसके बाद देखेंगे टेस्ट एंड ट्रायल में कि विजय माल्या के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट फर्दर होना चाहिए। सो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंडियंस के दिमाग में, भारतीयों के मन में इस पॉडकास्ट के होने के बाद से चल ही रहे थे, और उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से एड्रेस किया, और हमने भी अपनी कोशिश करी है जहाँ पे हमने आपके साथ उन पर्टिकुलर इश्यूज को एड्रेस किया जो इम्पॉर्टेंट है, जो जानना जरूरी है फ्रॉम द व्यू पॉइंट, फ्रॉम द जनरल व्यू पॉइंट एज वेल एज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन।
सो आई होप आपको ये हमारी वीडियो के अंदर बताया हुई चीज़ें जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है वो पसंद आए, और पसंद आए तो बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फर्दर अपडेट्स के लिए, जिससे आप कोई भी वीडियो जो रेडियंस के चैनल पे आए उसे आप मिस ना करें। किसी और वीडियो में कुछ और बेहतर कंटेंट जो हम आपके लिए लेकर आएंगे, आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, इस सब चीज़ों को आपको कैसे अपने एग्जाम के साथ रिलेट करना है, वो चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी है। तो ऐसी हम और वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और फाइनली डेफिनेटली अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 16 जून से हम लोग अपना एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप उस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। We'll see you in the next video. Till then, all the very best for your examination. Take care. Thank you so much.